जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। चलो, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था गॉस लॉ। भाई गॉस लॉ क्या होती है, हम गॉस लॉ हम किस लिए यूज करते हैं, गॉस लॉ से हम फ्लक्स निकालते हैं। देखिए, साइंस के अंदर जब भी हम कोई लॉ बनाते हैं तो लॉ बनाने का हमारा बेसिक मतलब ये होता है कि हम उसे कहीं अप्लाई कर सकें, हम उसकी एप्लीकेशंस देख सकें। बिल्कुल सही, सही बात है कि नहीं बात है। हाँ, तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। मैंने नोट्स आपको दिए थे तो मैंने उसमें बताया था कि जब मैंने लिखा था पॉइंट्स अबाउट गॉस लॉ, तो वहां पर मैंने एक बात लिखा था कि गॉस लॉ इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिमेट्रिकल चार्जेस। मतलब जब भी कभी आपके चार्ज पैटर्न सिमेट्रिकल होंगे तो उनके लिए आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में गॉस लॉ का यूज कर सकते हो, यानी कि यही आपके गॉस लॉ के एप्लीकेशन है। बस एक बात ध्यान रखना, यहां आप गॉस लॉ के तीन मेजर एप्लीकेशन पढ़ने वाले हो, उनमें से दो हम आज ही कवर कर देंगे। और एक बात नोटिस करना कि वो जो चार्ज पैटर्न होंगे वो सिमेट्रिकल होंगे। ठीक है, जैसे एक लाइन चार्ज, एक प्लेन चार्ज। लाइन चार्ज मतलब ये लाइन हो गई, इस पे थ्रू आउट सेम चार्ज होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर चार्ज कुछ और होगा, नीचे कुछ और होगा, इस साइड कुछ और होगा, इस साइड सिमेट्रिकल होगा सब साइड। सेम ऐसे ही होगा एक इनफाइनाइट शीट, उसमें भी चाहे आप यहां से उठा लो इतनी अमाउंट, चाहे आप यहां से उठा लो इतना अमाउंट, आपको दोनों में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा। ठीक है, वो पूरी तरह से सिमेट्री को होल्ड करेंगे। तो ऐसे सिमेट्रिकल सिस्टम्स के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आप लोग गॉस लॉ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंदर हमारे पहले टॉपिक का। तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक field due to infinite long charged wire। यानी कि समझने की कोशिश कीजिए, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, फटाफट करने की कोशिश करेंगे। एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है, रॉड है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, और उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। चलिए करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले मान लेते हैं, कंसीडर करना पड़ेगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये मेरे पास वो इन थोड़ा सा इधर मानता हूं, क्योंकि ना क्या होता है कि ना इधर ये मेरे पास वो इनफाइनाइटली चार्ज रॉड है, बहुत बड़ी रॉड है। ये कैसी रॉड बन गई, ये किस तरह की रॉड बन गई, ये किस तरह की रॉड बन गई भाई। प्लस माइनस का कोई खास फर्क नहीं पड़ना, बस दर्शन पर फर्क पड़ना है। ठीक है, ये मेरे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। अब देखो, ये एक लीनियर वायर है। अगर लीनियर वायर है और हम सिमेट्री की बात करते हैं, हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो इस कंसिडर अ रॉड, कंसिडर अ रॉड विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। मतलब लैम्डा क्या है इसकी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्यू क्या होगा, इसका टोटल चार्ज इस पूरी रॉड का। अभी के लिए मैं क्यू को यहां से हटा देता हूं। ठीक है, अब देखो, जब भी मुझे कभी इस रॉड से जब भी मुझे कभी इस रॉड से मुझे इसमें गॉस लॉ अप्लाई करनी है, और गॉस लॉ की कंडीशन होती है, गॉस लॉ तब तक एप्लीकेबल नहीं होगी जब तक आपके पास कोई गॉसियन सरफेस नहीं होगी। सही बोल रहा ना। तो गॉस लॉ तब तक एप्लीकेबल नहीं होगी जब तक हमारे पास एक गॉसियन सरफेस नहीं होगी। तो गॉसियन सरफेस बनाने के लिए एनसीईआरटी में बड़ा प्यारा तरीका समझाया गया है कि पहले आप यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करो, फिर सेम आप यहां पर एक इतने डिस्टेंस से पॉइंट कंसीडर करो, तो आप नोटिस करोगे कि दोनों पॉइंट पे फील्ड बराबर है। तो इस तरीके से कंसेप्ट डेवलप किया गया। और अभी आप लोगों को इतना समझना है कि एक लीनियर चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस होती है, जो उसको थ्रू आउट कवर करे, वो एक सिलेंडर होगी। ठीक है, और वैसे भी फील आ रहा है लीनियर चार्ज के लिए जो सरफेस बनने वाली, जो उसे कवर करेगी, जो उसे एनक्लोज करेगी, जिसके अंदर वो बंद हो सकता है एक लीनियर चार्ज बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के साथ, वो सिलेंडर ही होगा। तो हमेशा याद रखना, फॉर अ लीनियर चार्ज गॉसियन सरफेस इज अ सिलेंडर। तो इसके लिए हम लोग एक सिलेंडर बना देंगे, और वो भी कैसे, देखिए सिलेंडर बड़े सोच समझ के बनाना है। जैसे मान लो हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं, ये मेरा मेन एम था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो आप किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करोगे, तो मान लो मैं इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट कर रहा हूं, ये वो मेरा पॉइंट पी है, इस पॉइंट का पॉइंट पी, मैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ध्यान रखना, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली इतने ही रेडियस का, आपको एग्जैक्टली इतने ही क्या क्या बोल रहा हूं मैं, इतने ही क्या, आपको एग्जैक्टली इतने ही रेडियस के इस पे क्या ड्रॉ करना है, दोनों साइड से बिल्कुल सिमेट्रिकल एक गॉसियन सरफेस बनानी है। और वो क्या बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, एक सिलेंडर बन जाएगी। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये
बिल्कुल ऐसा हो गया, बिल्कुल खतरनाक से। इससे क्या करते हैं, इसको बड़ा बस अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सही से बना देता हूँ। इसके अंदर ये इनफाइनाइट चार्ज वायर है, इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है, r है, और ये वो पॉइंट है P। अब यार एक बात सोचने की है, देखो वायर तो इनफाइनाइट है, मैं पूरी वायर तो क्लोज नहीं कर सकता, तो मैंने जितनी वायर, बाकी वायर ऊपर कंटिन्यू है, ऐसा नहीं कि वायर कंटिन्यू है, वायर कंटिन्यू है। जितना मैं, जिस पोर्शन की मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ उसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी, पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, बट एडजस्ट करो, कंसेप्ट समझो यार, ड्राइंग में क्या है, भावना हो जाओ मेरी, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, आप लोग बताओ, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से फ्लक्स कैसे निकलेगा, जब मुझे गॉस लॉ करना, फ्लक्स निकलेगा ऐसे, हर तरफ एक पूरी बाहर की तरफ ऐसे फ्लक्स देगा, इधर इधर इधर, ठीक है। अब जब हम फ्लक्स निकालते हैं, तो फ्लक्स निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ई इंटू एरिया, ई इंटू एरिया होता है ना। अगर मैं एक छोटे से एरिया का निकालूं, एलिमेंटल एरिया का, तो उसमें क्या बोलता हूँ, ई डी एस, डी एस क्या है, एक छोटा एरिया। अब देखिए, इस पूरे लाइन को सराउंड करने वाले सिलेंडर के पास तीन सरफेसेस हैं, मैं आपको बताऊँ कौन कौन सरफेस है। सबसे पहली इसकी जो सरफेस है, ये वाली, इसका नाम है DS1। ये आप देखो, कुछ फ्लक्स हो सकता है इस सरफेस से निकले, पहली सरफेस, कुछ फ्लक्स हो सकता है इस सरफेस से निकले, DS2। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये वाला पॉइंट चल रहा तो आपको फिर भी एक हमको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा, ये बहुत अच्छा डेरिवेशन है। दो सरफेस हो गई, देखो ना, मैंने एक सिलेंडर बनाया, मैंने सिलेंडर बनाया, सिलेंडर की एक सरफेस तो ऊपर वाली हो गई, एक सरफेस नीचे वाली हो गई। जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते थे ना, टोटल सरफेस एरिया में आप एक गोला नीचे ऐड करते, एक गोला ऊपर साइड कर देते, तो एक गोला ऊपर हो गया, एक गोला नीचे हो गया, इसको बोलते हैं टॉप फेस, इसको बोलते हैं बॉटम फेस, और एक होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये ऐसा मत बोलते ना कि इधर एक फेस उधर एक फेस, नहीं, कर्व्ड पूरा एक ही फेस काउंट होता है, और तो एक उसका पूरा ये कर्व्ड फेस काउंट होगा। मैंने उसका भी एक एलिमेंटल एरिया ले लिया, मैंने उसको नाम दिया DS3, सही बात है। तो कुल मिला के कितने एरिया हुए, एक एरिया, दो एरिया, तीन एरिया। तो जो भी फ्लक्स निकलेगा, जो भी लाइंस निकलेंगी, वो इन्हीं एरिया से निकलेंगी, या तो इससे निकलेगी, या इससे निकलेगी, या इससे निकलेगी। यानी कि जो भी फ्लक्स निकलेगा, या तो वो टॉप से निकलेगा, या वो बॉटम से निकलेगा, या वो कर्व से निकलेगा। इसके अलावा तो और कहीं से लाइन बाहर आ नहीं सकती। समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब जरा सोचते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए, टोटल फ्लक्स मेरे पास तीन तीन एरिया है, तो टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय, टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय, ठीक है। पहला, इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू DS1, दोनों वेक्टर, ठीक है। इसका नॉर्मल कहाँ होगा, इसका नॉर्मल बिल्कुल ऊपर होगा, और इस एरिया का नॉर्मल कहाँ होगा, बिल्कुल इधर होगा, और इस एरिया का नॉर्मल कहाँ होगा, बिल्कुल सामने होगा। हर किसी के अपने अपने नॉर्मल होंगे, है ना। अब देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। ये DS1 है, टोटल निकालूंगा तो क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको, सरफेस इंटीग्रल। यानी कि जब जब भी हम कभी इंटीग्रेशन किसी एरिया में लगाते हैं, तो उसके लिए हम इस तरह का इंटीग्रेशन यूज करते हैं, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। तो ये वो फ्लक्स है जो आपकी सरफेस 1 से निकल रहा है। सेम तरीके से हम निकालते हैं सरफेस 2 से फ्लक्स। देखिए, अल्टीमेटली ये फॉर्मूला वही है, ई डॉट ए, जो मैंने आपको फ्लक्स का पढ़ाया हुआ है, गॉस लॉ भी लगेगी, प्लस ई डॉट DS2। ये किसके लिए आ गया, सेकंड सरफेस के लिए फ्लक्स। अब लास्ट में क्या जाएगा आपका, थर्ड सरफेस के लिए फ्लक्स, ई डॉट DS3 वेक्टर आ गया। इतना इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जरा समझने की कोशिश करो। जब मैं इस लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा, किसी भी लाइन के लिए आप इमेजिन करो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे से बाहर की तरफ नहीं आएगा, सोचो सोचो जरा, या इस तरफ आएगा, है ना। मतलब, और क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे मान लो लाइन है, ये लाइन चार्ज है, ये पॉजिटिव लाइन चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर आएगा या इधर, क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ऊपर आएगा, नहीं आएगा। यानी कि सोचने की कोशिश करो, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसका इस DS1 के साथ, DS1 का नॉर्मल कहाँ है, ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस साइड, इन दोनों का एंगल कितना हो गया, 90। समझने की कोशिश करो, इस लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, और इस जो ये सरफेस दिख रही है, टॉप वाले सरफेस, इसका नॉर्मल कहाँ है, ऊपर। अरे भाई, ये गोला था गोला, ये गोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड, और इस टॉप का नॉर्मल कहाँ है, ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल के बीच एंगल कितना बन गया, 90। देखो ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रही है, और ये इस सरफेस का नॉर्मल, तो एंगल कितना बन गया, ये 90। यानी कि जो थीटा S1 होगा, वो कितना होगा, 90 डिग्री। सही बात है कि नहीं बात है। सेम तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड है, इस साइड, और इसका नॉर्मल किस साइड है, इस साइड। तो थीटा S2 भी कितना हो गया, 90 डिग्री। अब इस चीज को समझो, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड है, इस साइड,
और इसका नॉर्मल भी किस साइड है, इस साइड, दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब भी डायरेक्शन सेम होती है तो एंगल क्या होता है, जीरो। तो इसके लिए थीटा S3 ये कितना आ गया, 0 डिग्री। आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जब भी कभी हम इसके डॉट प्रोडक्ट को यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई फैक्टर हट जाएंगे, एंगल आ जाएगा cos थीटा S1 प्लस ई डी एस टू cos थीटा S2 प्लस ई डी एस थ्री cos थीटा S3। समझ आ रहा है आपको यहाँ तक। अब आप बताइए cos थीटा S1 कितना 90, तो ये कितना हो जाएगा cos 90, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा cos 0 डिग्री। आप सब लोगों ने मैथ में पढ़ा हुआ है कि cos 90 कितना होता है, 0। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसकी वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे cos 90 क्या हो जाएगा 0। cos 90 के 0 होते ही पूरा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो पहली सरफेस का फ्लक्स है वो तो हो गया 0। आपका सेकंड सरफेस भी cos 90 दिखा रहा है, देखो ना, इसमें एंगल 90, इसमें एंगल 90, इसका फ्लक्स कितना हो गया 0। सिर्फ आपका एक ही सरफेस बचा, ई डी एस थ्री cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री कितना होता है 1। तो यानी कि आपका अल्टीमेटली सिर्फ एक ही सरफेस बचा, वो कौन सा है, इंटीग्रल ऑफ ई डी एस थ्री। कितनी सही चीज है ये लाइन थी। अबे दिमाग लगाओ, जो हमने ये कंक्लूड किया ना, ये आप फिजिकली ऐसे ही सोच लोगे। ये लाइन है, इस लाइन से इधर फ्लक्स निकला, इधर निकला, क्या कोई ऊपर नीचे थोड़ी निकलेगा। अबे लाइन इधर से चार्ज है, लाइन बिल्कुल लीनियर चार्ज होती है, वन डायमेंशन में लाइन चार्ज है, बिल्कुल एक रॉड है लाइन। तो लाइन इस तरह से चार्ज है, इधर से और पूरी इधर से, ऊपर नीचे तो होगी नहीं चार्ज। तो जो भी फ्लक्स निकलेगा वो सिर्फ इधर से निकलेगा यार। इस लाइन को देखो, ये कैसे फ्लक्स देगा, ऐसे फ्लक्स देगा। ये ऊपर नीचे से फ्लक्स थोड़ी देगा, ऊपर नीचे फ्लक्स देगा, वही तो हमने 0 निकाला एंगल के साथ। तो इसका मतलब कभी भी जब हम लीनियर चार्ज बनाते हैं और उसकी हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो उसका जो भी फ्लक्स निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ उसकी लेटरल और कर्व्ड सरफेस से निकलेगा। यही मैंने नोट्स में मेंशन किया हुआ राइट हैंड साइड में, मैंने लिखा हुआ है कि टॉप और बॉटम से फ्लक्स 0 हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स जो है वो कर्व्ड सरफेस से निकल रहा है। अब हमें थोड़ी सी और यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए अब क्या करूंगा, मैं इस एरिया का इंटीग्रेशन करूंगा, ऊपर बता दूं मैंने आपको समझा दिया ये। तो नेट ये रिजल्ट निकल गया। अब देखिए जब मैं इस पूरे में से, समझने की कोशिश कीजिए, जब मैं इस एक्सप्रेशन में से इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है उससे कॉमन ले लूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds3, ये एक छोटा सा एरिया था ds3। जब मैं इस ds3 को इंटीग्रेट करूंगा, देखो ये पूरा सिलेंडर था, इस सिलेंडर में एक छोटा सा पार्ट था ds3। जब मैं इस ds3 को जोड़ूंगा तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक छोटा 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 जोड़ जोड़ पूरा का पूरा एक कर्व्ड सर्फेस एरिया बन जाएगा। ये एक छोटा सा ds3 है, जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, कर्व्ड सर्फेस एरिया बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds3, कर्व्ड सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई, अब सुनिए r, r तो आपका रेडियस है। अब सुनिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन मतलब इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई r h, h माने हाइट, ये हाइट। अब आप तो बोलोगे इसकी हाइट तो इनफाइनाइट है, इसकी हाइट तो इनफाइनाइट है, यहाँ इनफाइनाइट तो रखोगे नहीं। तो हमें क्या है, जो लेंथ हमारी अंदर बंद हुई है कोई तो लेंथ होगी वो L, इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। L इज इक्वल टू क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ, ये बहुत जरूरी है। L इज इक्वल टू क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ, जो हमारी लेंथ अंदर बंद हुई, तो वही तो हमारी हाइट बन जाएगी। तो 2 पाई r h मतलब क्या जाएगा 2 पाई r l, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए ds3 की जगह पे, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, E इंटू 2 पाई r l। समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, अब आपका काम ऑलमोस्ट 80% खत्म हो चुका है, आपकी मेहनत भी और आपका काम भी 80% हो चुका है। आपको समझा मैंने कैसे लिखा। अब देखिए, अब लगाएंगे गॉस लॉ। कौन से लॉ, गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ, ठीक है। जैसे ही मैं गॉस लॉ लगाऊंगा, मुझे पता है गॉस लॉ को तो एक चीज पता है, गॉस लॉ को उसके अलावा कुछ नहीं पता। गॉस लॉ क्या बोलती है भैया, जो भी फ्लक्स होगा वो चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इसके अलावा तो गॉस लॉ कुछ जानती नहीं है। इसके अंदर चार्ज एनक्लोज मुझे नहीं पता, तो लेट द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सिलेंडर इज Q, मान लेते हैं Q है, ठीक है। आप सब लोगों को लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ाई हुई है, आप सब लोग बड़े ज्ञानी हैं, है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, Q बाई L, ये तो होगा। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा निकालना तो क्या होगा, टोटल चार्ज Q अपॉन इसकी लेंथ। तो जब आपको Q निकालना होगा तो Q क्या जाएगा, लैम्डा इंटू L। ये मैंने आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी में सिखाया है कि किस तरीके से हम चार्ज निकालते हैं। हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की मल्टीप्लाई उसके लेंथ से कर देते हैं, समझ आया। लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L होता है, तो Q कितना आएगा, लैम्डा इंटू L। तो Q यही तो एनक्लोज चार्ज है, तो इसका मतलब Q एनक्लोज क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इंटू L। तो फ्लक्स
एनक्लोज्ड मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप लोग बोलोगे हमने क्यू को क्यों भगाया, क्योंकि जब हम डेरिवेशन कंसीडर कर रहे थे तो लाइन चार्ज का मुझे चार्ज नहीं मेंशन था, लाइन चार्ज की मुझे लीनियर डेंसिटी मेंशन थी। कंसीडर अ लाइन चार्ज, कंसीडर इनफाइनाइट लाइन चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो मेरा आंसर लैम्डा की टर्म में आना चाहिए, मैं किस डिस्टेंस पे निकाल रहा हूँ उसकी टर्म में आना चाहिए, कांस्टेंट की टर्म में आना चाहिए, क्यू की टर्म में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये क्या बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब तो आप लोग बहुत समझदार हैं, ठीक है, अब तो आप लोग क्या सुन डालना, उसका कोई यूज नहीं है। टाइम कितना हो गया, 15 मिनट हो गए। अब देखो ये भी फ्लक्स दे रहा है, ये भी फ्लक्स दे रहा है, ये कन्वेंशनल फॉर्मूले से फ्लक्स दे रहा है जो हमने कंसेप्ट सीखा है, और ये फ्लक्स हमें दे रहा है गॉस लॉ से। ठीक है, दोनों ही किताब के अंदर मेंशन है, तो दोनों ही चीज सही होंगी, गलत तो होंगी नहीं। अगर दोनों ही अपनी जगह सही है और दोनों ही एक ही चीज बोल रहे हैं तो क्या दोनों बराबर नहीं हो गए, तो ये भी फाई ई, ये भी फाई ई, तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, जैसे आप 1 और 2 को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल ऊपर वाले की साइड और इसकी साइड लैम्डा एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखेंगे, माय गॉड, लैम्डा से लैम्डा कट जाएंगे, लैम्डा से कट जाएंगे तो ई का वैल्यू कितना जाएगा, लैम्डा ये 2 पाई जाएगा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। सही बात है कि नहीं बात है। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ई वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, बोलेंगे एन कैप। अब ये एन कैप क्या है, याद करो, जो जैसे सिलेंडर बनाया था ना, सिलेंडर में ये DS3 आया था ना, DS3 का नॉर्मल इस साइड था ना, तो बस वही है क्या, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जहाँ आपका ये DS3 वाला एरिया का नॉर्मल था वही है वो। तो इस तरह से भी आप लोग इसका रिप्रेजेंट कर सकते हो। सही बात है कि नहीं बात है। एक बात नोटिस कीजिए, बहुत तगड़ी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखो डिस्टेंस के साथ क्या दिखा रहा है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। नोट कर लो, तो आपको भी काम आने वाली है। यानी कि फॉर अ लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एट द डिस्टेंस विद रिलेशन ऑफ E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। इसको फिर से प्रूव करेंगे। आपको ये समझ आ रहा है मैंने किस तरह से किया, बोलो यार, 1 अपॉन R समझ आया। तो अब आपसे कोई पूछे भाई 1 अपॉन R स्क्वायर है और 1 अपॉन, एक तो ये 1 अपॉन R है, एक 1 अपॉन R स्क्वायर, तो स्टीपली कौन डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। इसका डिक्रीज का जो स्टीप होगा या स्लोप होगा वो इतना कम नहीं होगा, इसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। ये भी आने वाला है थोड़ी देर में, तब तक आप इसको समझ लिया आप लोगों ने। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक जो मैंने लाइन चार्ज पढ़ाया समझ आ रहा है, कोई दिक्कत कोई प्रश्न नहीं। चलो जग से हारा नहीं मैं, खुद से हार गया। अभी जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो इस चैप्टर के खत्म होते ही एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जो भी फर्स्ट चैप्टर में जितने भी ये 15 16 17 18 तक लेक्चर जाएंगे, जितने भी लेक्चर जाएंगे, इन सब लेक्चर का एक समरी बनाऊंगा। ठीक है, तो जो लोग मतलब ये पूरे लेक्चर जो ग्रुप में लेट ऐड हुए हैं या किसी भी कारण से, तो जो लोग थोड़ा सा कुछ मिस हुआ है तो उन लोग वो लोग पूरा मतलब उस लेक्चर को रिवाइज करना, और बाकी लोग इवन जिन लोगों ने वीडियोस देखे भी हैं उनके लिए भी वन सॉर्ट ऑफ रिविजन हो जाएगा। उसमें सारे जो बेसिक इसके अंदर लॉज हैं, जो लॉज यूज हो रहे हैं वो कवर करूंगा, फॉर्मूले कवर करूंगा, और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स कवर करके मतलब एक घंटे का वीडियो बनाऊंगा, कंप्लीट चैप्टर आपका हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब बेसिक पर उतना डीप तो नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने मान लो मुझे परमिटिविटी की डेफिनेशन देनी है तो वो मैं वहां नहीं दूंगा, मैं वहां परमिटिविटी बता के आगे चले जाऊंगा। अब परमिटिविटी की डेफिनेशन भी आपको मेरे को पुराने वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, समझते हो ना आप लोग, एक घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कवर करना होगा। सिर्फ वो ऐसा होगा कि आपको एक तरह से ओवरव्यू मिल जाएगा चैप्टर का, बोल लो। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज। अब देखो, सबसे पहले अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज निकालनी है तो आपको पहले एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा। तो लेट क्यू बी द पॉइंट चार्ज, मान दे पॉइंट चार्ज। गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो गॉस लॉ के लिए गॉसियन सरफेस जरूरी है। पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस क्या होगी, सोचो, सरफेस पूरी क्लोज सरफेस पॉइंट के लिए फील लो, स्फीयर होगा, गुड, फील ले पा रहे हो तुम लोग। तो पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस क्या होगा, स्फीयर होगा। ठीक है, अब देखो इसका रेडियस कितना है, आर, इसका रेडियस कितना है, आर। अब क्या करो, सेम कंसेप्ट लगाओ इस पे भी। इसके लिए भी एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया लो, इस एरिया का नाम रखो ds, इसका नॉर्मल कहाँ होगा, बिल्कुल इसके प्रोपोर्शनल। आपको पता है Q जो अंदर ये पॉइंट चार्ज है कैसा चार्ज है, पॉजिटिव लिया हुआ है,
इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इस तरह से आएगी, तो डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया, जीरो, बिल्कुल वर्टिकली आउटवर्ड, सॉरी रेडियली आउटवर्ड सकती ना, पढ़ाया हुआ आप लोगों को। तो सेम वही कंसेप्ट है, अगर आपको गॉस लॉ का एप्लीकेशन से प्रूव करना है, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, रिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ, या फिर रिड्यूस द एक्सप्रेशन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर अ लीनियर चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर यूजिंग गॉस लॉ। तो जब भी गॉस लॉ का यूज करेगा तो आपको इस तरीके से ही करना है, पहले वो जो आपको बॉडी बोली है उसने पॉइंट चार्ज बोला है, पॉइंट चार्ज मान लो, लीनियर चार्ज बोला है, लीनियर चार्ज मान लो, फिर बाहर से ड्रॉ करो गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस पे देखो आपकी कितनी सरफेसेस बन रही है, जैसे सिलेंडर के केस में 3 थी, 2 ऊपर एक नीचे एक साइड में, इसमें तो कंप्लीट एक ही सरफेस है। तो उस सरफेस का एक एलिमेंट लो, फिर उस एलिमेंट से फ्लक्स निकालो, फिर उसे इंटीग्रेट करो, फिर गॉस लॉ लगाओ और दोनों को इक्वेट कर दो। ये पूरा एक सीरीज है, पूरा एक कंसेप्ट है, इसे ही कैरी ऑन करना है। आप लोग समझ में मैंने क्या बोला, ठीक है। पहले वो जो ज्योमेट्री आपको बोली है उसको मान लो, उसके बाद गॉसियन सरफेस बनाओ, उसके सरफेसेस बनाओ, ds1 ds2 ds3 या ds जो भी है उसको लो, eds वाला फॉर्मूला लगा के पहले फ्लक्स निकालो, फिर गॉस लॉ लगा के फ्लक्स निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो और आंसर निकाल दो। यही ये सीरीज है, ये सीक्वेंस को फॉलो करना है, ठीक है, तो काम बन जाएगा। देखो अब बात करते हैं इसकी, आप बताओ इस टोटल फ्लक्स निकालते हैं पहले सीधा, टोटल फ्लक्स मैंने वहां पूरी लैंग्वेज लिखी है, मैं सीधा लिख रहा हूं, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस, टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, ठीक है। आप बताओ इस छोटे से एलिमेंट से कितना फ्लक्स होगा, eds होगा नहीं होगा, वेक्टर ले लेते हैं इस छोटे से एलिमेंट से, तो लेकिन मुझे तो पूरे इससे निकालना, मुझे करना पड़ेगा सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको सबसे पहले बताया, ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं, फाई ई, अब ये वेक्टर को हटाओ यहां से, और ई ds, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में एंगल कितना है, नॉर्मल के बीच में जीरो, दोनों से डायरेक्शन पॉइंट करें तो cos जीरो कितना होता है 1, तो सीधा ई ds आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जब बाहर लेंगे, हाँ कैसे आया समझ गया, ई ds cos जीरो कितना हो गया 1, तो क्या बच गया ई ds, वेक्टर हट गया, नोटिस कर रहे हो, ई ds। आप बताओ ये छोटा सा एरिया ds है, स्फेयर का मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया ds, तरबूज होता है ना, बिल्कुल गोल मान लो, तरबूज का एक छोटा सा पार्ट लिया ds, जब आप उसको पूरे में इंटीग्रेट करोगे, पूरा इंटीग्रेट करोगे तो कितना एरिया बनेगा स्फेयर का बाहर बाहर से, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस कितना है r है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर पाई ई लेंगे, इसका वैल्यू कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इंटू 4 पाई आर, ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। सही बात है कि नहीं बात है, ये आपको समझ आया, मैंने eds लगा के किस तरह से एक बार मैंने फ्लक्स निकाला। अब मुझे फिर से फ्लक्स निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, गॉस लॉ, यही तो है इसमें गॉस लॉ का एप्लीकेशन। तो यूजिंग कौन सा लॉ, गॉस लॉ। अबे कोई भी लॉ इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए, बार बार चीजों को मेमोराइज करना, रटना, फिर से पूरा का पूरा बार बार हम प्रोसीजर लगा सकते हैं। हर कोई भी लॉ एक प्रोसीजर से ड्राइव हुई है, जैसे कुलम्स लॉ ने भी अगर कुलम लॉ ड्राइव किया तो उसने प्रोसीजर लगाया था, चार्जेस के पेयर बनाए थे। अब हमें हर बार फोर्स पढ़नी है चार्जेस के बीच में, तो हम हर बार पेयर नहीं बनाएंगे, जो लॉ उसने बना दिया हम डायरेक्ट उस लॉ का यूज करेंगे, ठीक है। तो यूजिंग गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स एनक्लोज्ड इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू एनक्लोज्ड क्या है डब्बे के अंदर, क्यू ही तो है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स एनक्लोज्ड कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 इक्वेटिंग 1 एंड 2, देखो ये भी फाई ई बता रहा है, ये भी फाई बता रहा है, तो अगर दोनों फाई बता रहे हैं तो उसका मतलब दोनों एक ही तो बात कर रहे हैं, तो दोनों एक ही बात कर रहे हैं, दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जैसे आप इक्वेट करोगे इस 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे भेज दो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मिल जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ आ रहा है मैंने कैसे किया, ये पूरा का पूरा नीचे चले गया, ये बन गया। और ये अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसमें क्या बड़ी बात है, वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, पॉइंट चार्ज के लिए है, एक पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस पे, तो बदल थोड़ी जाएगा फॉर्मूला, चाहे आप गॉस लॉ से निकालो चाहे नॉर्मल कंसेप्ट से निकालो, वो तो सेम रहेगा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसका नॉर्मल कैसे है, ये वेक्टर वाला, ठीक है। अब देखिए आप लोग नोटिस कर रहे हो, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन कैसा है, विद डिस्टेंस 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए। लाइन चार्ज के लिए क्या था, थोड़े पहले बताया, ये था। तो रिलेशन देखो, तो आप देख रहे हो कि डिक्रीज किसके लिए फास्ट कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है पॉइंट चार्ज के लिए फास्ट कर रहा है। अब जरा मैंने यही चीज मैंने आपको ग्राफ में समझाई है, नोट्स के बिल्कुल एंड में आपको नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। उस ग्राफ में आप लोगों को समझाया गया है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा क्या है, आर्क एक्सिस है, ठीक है। मैंने 2 ग्राफ बना दिए, ठीक है।
ये ठीक है, मैंने 2 ग्राफ बनाए। अब हम जिएंगे बीजने के साथ, मरेंगे बीजने के साथ, ठीक है। बड़ा खतरनाक वीडियो था भाई वो। ये एक, ये ग्राफ नंबर 1 है और एक ग्राफ नंबर 2 है। देखो ये पहले इससे अच्छी पोजीशन में था, लेकिन ये इसका जो डिक्रीज हुआ बहुत फास्ट हुआ, बहुत फास्ट डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो अब बताओ फास्ट डिक्रीज किसमें होगा, 1/r² में, 1/r में, 1/r² में। तो इसका मतलब इसका डिक्रीज ज्यादा हो गया, बिल्कुल शार्प डिक्रीज आ गया। ये क्या है, ये 1/r² को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये किसके लिए है, ये वाला ग्राफ पॉइंट चार्ट के लिए है। और जो ग्राफ का जो डिक्रीज है वो उतना उतना मतलब उतना स्टीप डिक्रीज नहीं है, स्लोप उतना ज्यादा डिक्रीजिंग में हमको नहीं इंडिकेट कर रहा है। तो ये किसके लिए है, लाइन चार्ट के लिए है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ई इज प्रोपोर्शनल टू आर के लिए है। इस तरह से मैंने आपको ग्राफ बना के नोट्स में समझाया है। समझ आ रहा है आप लोगों को। तो उम्मीद कर रहा हूँ, देखो एक दिन की वीडियो एक दिन में खत्म किया करो। मैं बहुत बार ग्रुप में बात बोलते हुए थक जाता हूँ, ठीक है, वरना प्रेशर बढ़ता रहेगा और तुमको प्रॉब्लम हो जाएगी। वीडियो समझते चलो, नोट्स करते चलो, बाद में बहुत आसानी होगी इसको कवर करने में, बहुत जल्दी जल्दी चीजें कवर कर पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।